अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, चलो आज हम डिस्कस करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज़ दैट इज़ अ कावासाकी डिजीज़। अच्छा, सबसे पहले आपको कावासाकी डिजीज़ में ये पता होना चाहिए, ये ना मोस्टली बच्चों में होती है और मिडल साइज वेसल इसमें इन्वॉल्व होती है। जब वेस्कुलाइटिस हो जाता है ना, इन्फ्लेमेशन ऑफ वेसल हो जाती है, तो फिर कावासाकी डिजीज़ होने के चांसेस होते हैं। अच्छा, अब हमें पता होना चाहिए कि कावासाकी डिजीज़ होती किन में है, इसके कॉज क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है, इसका डायग्नोसिस क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है। अच्छा, हम सारी चीज़ें ना ये यूएसएमएल स्टेप 2 सीके से देखेंगे। बेसिकली हम कर रहे हैं पीडियाट्रिक्स का टॉपिक्स, सो दैट्स वी हैव टू प्रेफर द स्टेप 2 सीके। ऑलराइट, अब इसमें क्या क्या है, अब हमने देखना है कि इस डिजीज़ में होता क्या है और किन में ये कॉमन है, क्यों कॉमन है। सबसे पहले हमें इसमें ये पता होना चाहिए कि ये ना बच्चों में होती है और ये एक वेस्कुलर डिजीज़ है, मोस्टली अकर इन द चिल्ड्रंस। बच्चों में ये होती है, ठीक है। और दूसरी बात, ये कौन सी डिजीज़ है? वेस्कुलर डिजीज़ है, वेसल्स की डिजीज़ है। और कौन सी मोस्ट लाइकली इसमें वेसल इन्वॉल्व होती हैं? वो होती है मीडियम साइज वेसल इन्वॉल्व होती हैं। अच्छा, इसको ना याद करने का एक तरीका है, आप ना इसको कावासाकी बाइक से याद रख लें, ठीक है। फॉर एग्जांपल, इन शॉर्ट एक सिनेरियो बनाना है आपको याद करवाने के लिए कि एक मतलब के बच्चा है, वो कावासाकी बाइक चला रहा है, ठीक है। डस्ट की वजह से उसकी इन्फ्लामेशन हो गई है। अब इसकी इन्फ्लामेशन होने की वजह से पूरी बॉडी पे रैशेस हो गए हैं। लिम्फो एडिनोपैथी हो जाती है। जब आपको पता है कि इन्फ्लामेशन होती है तो हमारे जो लिम्फ नोड होते हैं ना, वहीं से बी सेल टी सेल की उसने वो प्रोडक्शन करनी होती हैं, ठीक है। टी सेल्स की मतलब जो लिम्फ नोड में प्रेजेंट होते हैं, फिर वो थायमस में जाके मेच्योर होते हैं। फर्दर जो भी उसका प्रोसेस है, दैट इज रिलेटेड टू द इन्फ्लामेशन टॉपिक। बट हियर वी डिस्कस अबाउट द कावासाकी डिजीज। बस आपने एक छोटा सा सिनेरियो बनाना है कि इसमें होता क्या है और होता किस तरह है, ठीक है। अब आपने इसको मद्देनजर रखते हुए कि कावासाकी बाइक उसने चलाई है और उसकी वजह से डस्ट पड़ी है, उसको रैश हो गए हैं, और फर्दर इसमें कौन कौन से सिम्टम हो सकते हैं। सबसे पहले ये ना ऑटोइम्यून डिजीज़ आपको पता होना चाहिए, ये इसकी कॉज है, किसकी? कावासाकी डिजीज़ की, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, इसमें क्या पता होनी चाहिए कावासाकी डिजीज़ के अंदर, कि ये बच्चों में होती है, चिल्ड्रंस इफेक्ट होते हैं इसमें, ठीक है। तीसरी बात, अब हम इसके चले जाते हैं सिम्टम्स पे। इसके सिम्टम्स कौन कौन से होंगे किसके? कावासाकी डिजीज़ के। अब इसमें हम सिम्टम्स कौन कौन से देखेंगे, क्लिनिकल फीचर सिम्टम्स इसमें क्या होंगे, ठीक है। अच्छा जी, जब हम बात करते हैं सिम्टम्स की, सबसे पहले हम इसमें देखते हैं रैशेस, देखते हैं कहाँ पे देखते हैं, पाम और सोल पे क्या देखते हैं? रैशेस देखते हैं, पहला सिम्टम। सेकेंडली हम इसमें क्या देखते हैं? हम इसमें देखते हैं लिम्फो एडिनोपैथी देखते हैं, लिम्फ नोड का साइज क्या होगा? इंक्रीज हुआ होगा इसमें, ठीक है। उसके बाद हम इसमें क्या देखते हैं, थर्ड फीचर इसका, कि मोस्टली इसमें एग्जामिनर मेंशन करेगा जो बच्चे की एज होगी ना, वो लेस देन 5 ईयर, ठीक है। ये फीचर ज़रूर मेंशन करेगा। अब पेशेंट को जाहिर सी बात है, कौन सी है? इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है, तो फीवर भी होगा, हाई ग्रेड फीवर होगा, 104 से भी ज़्यादा होगा इसमें, इस डिजीज़ के अंदर, ठीक है। इसमें आइज की भी इन्वॉल्वमेंट होगी और उसकी वजह से क्या हो जाएगा? बाइलेटरल कंजक्टिवाइटिस हो जाएगा, इन्फ्लामेशन ऑफ कंजक्टाइवा, ठीक है। लेकिन बाइलेटरल होगी ये वाली। हमें रैश मिलेंगे, कहाँ पे मिलेंगे रैश? हम देखेंगे हमारे ट्रंक पे, मोस्टली ट्रंक, और जो सेकंड पार्ट इसका होता है वो होते हैं हैंड एंड फुट पे। हम क्या देखेंगे? रैशेस देखेंगे, ठीक है। हमें ड्राई चैप्ड लिप्स मिलेंगे इसमें। ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, एग्जामिनर मस्ट मेंशन करेगा, इनमें से 2 से 3 प्लस वो मेंशन कर देगा एज कम है, तो जो आपका डायरेक्टली डायग्नोसिस है वो क्या बनना चाहिए? दिस इज कावासाकी डिजीज। अच्छा, ये तो थे इसके सम इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स। सिम्टम्स मैंने आपको क्या क्या बताए हैं, इसमें हम रैश देखते हैं, पाम और सोल पे देखते हैं, लिम्फोडीनोपैथी देखते हैं, और इसमें आपने याद रखना है कि यूनिलेटरल लिम्फोडीनोपैथी होगी, ठीक है। कौन सी होगी? यूनिलेटरल लिम्फोडीनोपैथी इसमें होगी। और इसके बाद हम इसमें क्या देखते हैं? एज कम होती है, फीवर होता है, और इसमें मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ जो डेथ होता है ना, ठीक है, एग्जामिनर ये भी मेंशन कर देगा व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ, तो आपने यहाँ पे लिखना है
aortic कैरोटिड एनोरिज्म। क्या लिखना है? कैरोटिड एनोरिज्म। ये कैसे कैरोटिड एनोरिज्म करवाएगी, हम इसको आगे जाके पढ़ते हैं। ठीक है, ये तो मैंने सिर्फ आपको ओवरव्यू दिया है, अभी इसकी हम डिटेल में चलते हैं फर्दर। अच्छा, इसके अलावा आपको और इसमें क्या पता होना चाहिए कि इसके ना स्टेजेस होती हैं। इसमें 3 स्टेजेस होती हैं, दैट इज एक्यूट, सब एक्यूट एंड द थर्ड वन इज दैट क्रोनिक। अच्छा, अब एक्यूट स्टेज में क्या होता है? एक्यूट स्टेज में आपको पता होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल अभी इन्फ्लामेटरी डिजीज है ना, तो इसमें जो ल्यूकोसाइड का काउंट है वो क्या होगा? वो क्या होगा? इंक्रीज होगा। इसमें डब्ल्यूबीसी का काउंट क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक है, ईएसआर इंडिकेट किसको करता है? आपके इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन को। तो ईएसआर भी क्या होगा इसमें एक्यूट फेज में? रेज होगा हमारा। ठीक है, उसके बाद इसमें और क्या एक्यूट फेज में हम देख सकते हैं? ईएसआर रेज है, इसके ल्यूकोसाइटोसिस है, पेशेंट को साथ फीवर भी है जी। ठीक है, ये एक्यूट फेज के थोड़े से फीचर थे। अच्छा, फिर हम बात करते हैं जी सब एक्यूट फेज में क्या हो सकता है। हमारे कावासाकी डिजीज के सब एक्यूट फेज में क्या हो सकता है, कौन कौन से फीचर आ सकते हैं? सब एक्यूट फेज में ना बेसिकली ये अपीयर करता है 2 से 8 वीक का, 8 वीक के दरमियान ये अपीयर करता है। इसमें जो फीवर होगा ना वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, फीवर कम हो जाएगा। इसमें जो आपके प्लेटलेट्स का काउंट है ना, थ्रोम्बोसाइट्स का काउंट, वो क्या कर देगा? आपका इंक्रीज कर देगा। ठीक है, ईएसआर स्टिल इसमें अभी एलिवेट ही रहेगा। ठीक है, ये कुछ सब एक्यूट के फीचर थे। नाउ मूव ऑन टू द क्रोनिक फेज। हमारे क्रोनिक फेज में क्या हो सकता है? क्रोनिक फेज अपीयर करती है 8 वीक के बाद। पेशेंट हमारे पास कब आता है? 8वें हफ्ते के बाद आता है। इसमें सारे सिम्टम डिसअपियर हो जाते हैं। पेशेंट को फीवर भी नहीं है, पेशेंट का ईएसआर भी नॉर्मल हो गया है। ठीक है, फीवर भी नॉर्मल हो गया, कुछ भी उसकी फाइंडिंग हमें नहीं मिलती। द ओनली फाइंडिंग्स जो हम इसमें देखते हैं वो ये होता है कि पेशेंट लीड कर जाता है, पेशेंट मूव कर जाता है किस तरफ? कैरोटिड एनोरिज्म की तरफ मूव कर जाता है, जो कि उसकी मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ होती है। किसके अंदर? कावासाकी डिजीज के अंदर। ठीक है, ये एमसीक्यूज पूछा गया, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन कावासाकी डिजीज। या आपने आपकी स्टेटमेंट ये होगी, आपके ऑप्शन में कैरोटिड एनोरिज्म मेंशन होगा या वहाँ पे आपके एमआई मेंशन होगा। इन दोनों में से आपने एक एक को टिक करना होता है। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि हार्ट की इन्वॉल्वमेंट इसमें मोस्ट लाइकली होती है। ठीक है, अब इसकी हम बात कर लेते हैं जी ट्रीटमेंट की। हमने इसको ट्रीट कैसे करना है, इसका ट्रीटमेंट प्लान क्या होगा? ट्रीटमेंट प्लान में सबसे पहले आपने ना, ये ओनली डिजीज है जिसके अंदर आपने एस्पिरिन देनी है बच्चे को। ठीक है, और कि कितने अमाउंट में देनी है? हाई डोज अमाउंट में अपने पेशेंट को एस्पिरिन देनी है। ठीक है, एस्पिरिन प्रेफर करनी है पेशेंट को। इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, ताकि उसकी इम्यूनिटी बेटर हो और उसके अगेंस्ट इन्फेक्शन के अगेंस्ट लड़ सके। ठीक है, अब शुरू में स्टार्ट में तो मैंने आपको बताया कि जो एस्पिरिन देनी है वो हाई डोज में देनी है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आपने एस्पिरिन की ना डोजेज को कम करना होता है, लो क्वांटिटी की तरफ लेके आना होता है। तब लेके आना होता है जब आपकी पेशेंट की डिजीज ऑलमोस्ट सेटल हो जाए, नॉट 100%। सो यू शुड प्रेफर द लो डोज ऑफ एस्पिरिन। अच्छा जी, इसको हमने डिफरेंशिएट करना है स्कारलेट फीवर। अच्छा, स्कारलेट फीवर, जो स्कारलेट फीवर होता है ना उसके भी सारे यही सेम फीचर होते हैं। किसके? स्कारलेट फीवर के। लेकिन स्कारलेट फीवर में आपने एक चीज में याद रखनी है, फीचर सारे कावासाकी डिजीज वाले, लेकिन उसमें ड्राई चैप्ड लिप्स एब्सेंट होगा। ठीक है, फिर आपने किसको टिक करना है? अगर ऑप्शन में आपके स्कारलेट फीवर हुआ, देन यू हैव टू गो फॉर स्कारलेट फीवर। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है, डिफ्रेंशिएट करना है दोनों को, स्कारलेट फीवर को किससे? कावासाकी डिजीज के साथ। अच्छा, अब इसको एक दफा हम बुक से रीड कर लेते हैं। बुक वालों ने इसमें क्या लिखा है, कोई नई बात तो नहीं लिखी? अच्छा जी,
Kawasaki disease, a multi-systemic acute vasculitis that primarily affect the young children, 80% and are 5 year of less than 5 year of age. मैंने आपको ये बताया था. Particularly those of the Asian ancestry divided into the acute, subacute and the chronic phase. Same बात. अच्छा, acute phase में क्या होता है कि जो पेशेंट अपीयर करता है 1 से 2 हफ्ते की हिस्ट्री के साथ अपीयर करता है. ठीक है. अब हमने इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया कैसे बनाना है. 1 से 2 हफ्ते के साथ अगर पेशेंट अपीयर कर रहा है तो फिर हमने इसको सिम्टम्स की तरफ ले जाना है. सिम्टम्स में क्या होगा, उसको जो मैंने आपको पहले बताया फीवर उसको होगा, उसका ईएसआर का लेवल उसमें रेज होगा. ठीक है. और उसमें पेशेंट में क्या हो सकता है, फिर उसमें थ्रोम्बोसाइट का लेवल इंक्रीज हुआ होगा इस पेशेंट के अंदर. ठीक है. और इस पेशेंट के अंदर क्या हो सकता है जी, ल्यूकोसाइटोसिस हो सकती है. ये सारे एक्यूट एक्यूट फेज के फीचर थे. सब एक्यूट में जी उसने क्या मेंशन किया, ये 1 से 2 हफ्ते में होती है. सब एक्यूट में उसने मेंशन किया जी 2 to 8 वीक फ्रॉम ऑनसेट मैनिफेस्टेशन ऑफ थ्रोम्बोसाइटोसिस. प्लेटलेट्स का लेवल इंक्रीज किया होगा इसके अंदर. एंड द इरिथ्रोसाइट सेडिमेंट ईएसआर भी इसमें रेज होगा. ठीक है. अनट्रीट चिल्ड्रन में बिगन टू डेवलप द कोरोनरी आर्टरी एनोरिज्म 25% किसमें, सब एक्यूट फेज के अंदर. ऑल पेशेंट शुड बी असेस्ड बाय द इकोकार्डियोग्राफी एट द डायग्नोसिस. आपने साथ क्या करते रहना जी, उसकी इकोकार्डियोग्राफी जरूर करनी है पेशेंट की, ताकि हमें पता चले कि उसको कैरेक्टेड एनोरिज्म अभी तक डेवलप हुआ या नहीं हुआ. क्रोनिक वीक, क्रोनिक फेस में क्या होता है. क्रोनिक फेस में मैंने जैसे कि आपको पहले बताया 8 वीक के बाद पेशेंट अपीयर करता है हमारे पास, लेकिन इसमें सारे फीचर डिसअपीयर हो जाते हैं. ईएसआर उसका रिटर्न टू द नॉर्मल बेसलाइन. अनट्रीटेड चिल्ड्रन एट द रिस्क ऑफ द एनोरिज्मल एक्सपेंशन एंड एमआई हो सकता है. ठीक है. ये कुछ फीचर्स थे जो पता होने चाहिए. डेथ अगर हो सकती है या एमआई की वजह से हो सकती है या कैरोटिड एनोरिज्म की वजह से हो जा सकती है. ठीक है. कोई इसमें नई बात नहीं मेंशन की. देखते हैं जी अगर उसने उसमें ट्रीटमेंट में कुछ नया लिखा हो. ट्रीटमेंट में लेबोरेटरी फाइंडिंग डायग्नोसिस उसने कैसे बना. एक्यूट फेज में जैसे बताया उसने नॉर्मोसाइट नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया हो जाता है, ल्यूकोसाइटोसिस हो जाता है, लेफ्ट शिफ्ट ईएसआर और सीआरपी इसमें दोनों रेज करते हैं. फीवर भी मेंशन कर ले इसमें. ठीक है. सब एक्यूट फेज में क्या होता है, थ्रोम्बोसाइटोसिस होता है, ईएसआर रेज होता है, सीआरपी ग्रेजुअली डिक्रीज करना शुरू कर देता है ड्यूरिंग द दिस फेज. इस फेज में क्या होता है जी, आपका जो सीआरपी होता है ना, सी रिएक्टिव प्रोटीन, उसका लेवल ग्रेजुअली डिक्रीज करना शुरू कर देता है, लेकिन जो ईएसआर है ना वो भी स्टिल रेज रहता है. ठीक है. क्रोनिक फेज में मैंने आपको जैसे पहले हमने ऊपर पढ़ा हर चीज डिसअपीयर हो जाती है. इकोकार्डियोग्राम एट द टाइम ऑफ द डायग्नोसिस टू एस्टेब्लिश ए बेसलाइन फॉर द लॉन्गिट्यूडनल फॉलोअप ऑफ द coronary artery morphology. Follow-up for the uncomplicated case usually at the 2 weeks and 6 to 8 week after the diagnosis. कोई नहीं बात नहीं इसने यहाँ पे मेंशन की. अब इसके बात करते हैं ट्रीटमेंट की तरफ चलते हैं. अब हमने इसको ट्रीट कैसे करना. बेस्ट इनिशियल ट्रीटमेंट. ट्रीटमेंट में क्या करना जी, आपने हाई डोज एस्पिरिन प्रेफर करनी है फॉर द एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीपायरेटिक एंड एंटी थ्रोम्बोटिक इफेक्ट. इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन्स को स्टार्ट कर देनी है. ठीक है. टू प्रिवेंट द कोरोनरी आर्टरी एनोरिज्म. लो डोज ऑफ द एस्पिरिन इज देन कंटिन्यूड यूजुअली फॉर 6 वीक. 6 हफ्ते तक आपने लो डोज प्रेफर करनी है. चिल्ड्रन हु डेवलप द कोरोनरी एनोरिज्म में रिक्वायर द क्रोनिक एंटीकोआगुलेशन विद द एस्पिरिन और अदर एंटीप्लेटलेट मेडिकेशन. उसने बोला है कि अगर पेशेंट को डेवलप हो गया, क्रोनिक एनोरिज्म डेवलप हो गया, तो आपने एस्पिरिन के साथ उसको कोई और एंटीप्लेटलेट्स मेडिकेशन जरूर प्रेफर करनी है. Patient taking the aspirin are at the risk for the developing the Rey syndrome. अच्छा, इसकी कॉम्प्लिकेशन ना हमेशा हमेशा इसकी कॉम्प्लिकेशन एस्पिरिन की क्या होती है, रे सिंड्रोम होता है. रे सिंड्रोम में क्या होता है, आपकी माइटोकॉन्ड्रियल पॉइजनिंग स्टार्ट हो जाती है. माइटोकॉन्ड्रियल जो लीवर का होता है वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है. और ये किसकी कॉम्प्लिकेशन होती है, ये हमेशा एस्पिरिन की कॉम्प्लिकेशन होती है. जब हम किस में देते हैं जी, बच्चों में देते हैं. कोर्टिकोस्टेरॉइड. कोर्टिकोस्टेरॉइड में भी यूज इन इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन्स रिफ्रैक्टरी केसेस, बट रूटीन यूज इज नॉट रिकमेंडेड. इतने रिकमेंडेड नहीं किया जाता. अच्छा, इसमें कोई नई चीज़ पढ़, इसके की फैक्ट्स पढ़ लेते हैं जो साइड पे लिखे हुए हैं. एस्पिरिन इज ओनली यूज फॉर द कावासाकी डिजीज इन द पीडियाट्रिक पॉपुलेशन इन फियर ऑफ अ रेयर बट सीरियस कंडीशन कॉल्ड द रे सिंड्रोम. Although the exact mechanism is unclear, Rey syndrome results from the mitochondrial injury and the fatty degenerative liver failure, which leads to the hyperammonia and the ultimately encephalopathy. अच्छा, उसने बोला है कि जो आपकी एस्पिरिन होती है वो जाके डैमेज कर देती है आपकी माइटोकॉन्ड्रिया, किसके, लीवर के. जब आपको पता है लीवर का माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज हो गया तो लीवर सही तरह फंक्शन ऑपरेट नहीं कर सकेगा. अमोनिया को यूरिया के अंदर चेंज नहीं कर सकता. अब अमोनिया जब यूरिया के अंदर चेंज नहीं होगा तो अमोनिया का लेवल इंक्रीज कर देगा. जब आपको पता है अमोनिया का लेवल इंक्रीज कर देगा तो
वो क्या कर देता है, हिपैटिक एनकेफेलोपैथी कर देता है। ठीक है, वो फिर आपको सोमनोलेंस और वो क्या कहते हैं, हाइपर रिफ्लेक्सिया वाले सारे फीचर्स आएंगे, क्योंकि वो बेसल गैंग्लिया को क्रॉस कर गया अमोनिया और डैमेज कर रहा है ब्रेन के पार्ट को। बस इसमें और कोई बात नहीं है। Kawasaki disease and the scarlet fever may be both present with the strawberry tongue. दोनों में strawberry tongue हो सकती है, rash, discoloration of the hand and feet and erythema of the mucous membrane. However, children with the scarlet fever have the normal lips and no conjunctivitis. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि dry और chapped lips, बस यही दोनों में difference होता है, conjunctiva भी इसमें normal होता है। अच्छा, इसके अब क्लिनिकल फीचर की तरफ चले जाते हैं जी। क्लिनिकल फीचर उसने क्या क्या बताया, बायलेटरल नॉन एक्सुडेटिव पेनलेस कंजक्टिवाइटिस, जो मैंने आपको पहले बता दिया है कि एग्जामिनर ये मेंशन करेगा। ओरल म्यूकोजा चेंजेस देखेंगे, स्ट्रॉबेरी टंग इसमें हो जाएगी, क्रैक लिप्स हो जाएंगे जिसको हमने ड्राई चैप लिप्स भी बोला है। रैश उसके कहाँ पे होगा, ट्रंकल पे होंगे और हैंड एंड फीट पे चले जाएंगे। ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम्स। सर्विकल लिम्फोडिनोपैथी, सर्विकल लिम्फोडिनोपैथी हो सकती है इसके अंदर। ठीक है, इसके अलावा इसमें क्या हो सकता है जो नॉट रिक्वायर्ड फॉर द डायग्नोसिस, इंक्लूड द स्टीराइल पायूरिया हो सकता है, गॉल ब्लैडर हाइड्रोप्स हो सकता है, हेपेटाइटिस और आर्थराइटिस वगैरह हो सकता है। इट्स नॉट टू मच इंपॉर्टेंट। इसमें कोई ऐसी बात जो हमने छोड़ी हो, जो आपको समझ में ना आई हो? ऑलमोस्ट वी हैव डन कावासाकी डिजीज। अच्छा जी, अब इसके सिम्टम्स को याद करने के लिए उसने कुछ निमोनिक्स बताया, उसको एक दफ़ा रीड आउट कर लें। कावासाकी डिजीज सिम्टम्स, क्रैश बर्न के नाम से। क्रैश मीन्स कंजक्टिवाइटिस, रैश, एडिनोपैथी। एस मीन्स स्ट्रॉबेरी टंग्स, हैंड एंड फीट रेड स्वोलन फ्लैकी स्किन, और बर्न। फीवर कितना होगा, 40 डिग्री से भी ज़्यादा होगा, 104 से भी कितना क्या होगा, ज़्यादा होगा। हमने ऑलरेडी बात पढ़ ली। एक छोटा सा टॉपिक था, इंपॉर्टेंट था, कावासाकी डिजीज। एग्जामिनर मोस्ट लाइकली इसमें से एक क्वेश्चन ले लेता है, इसीलिए मैंने ये टॉपिक आज पे किया। देन फर्दर मूव ऑन, इंशाल्लाह विल फिनिश होल पीड्स इन 5 to 6 days इंशाल्लाह।